हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैनिक पाठ योजना की। दैनिक पाठ योजना के बारे में जो हमारे बीएड होती है उसके अंदर जब हम दैनिक पाठ योजना बनाते हैं तो वो किस तरीके से बनाएंगे। तो इस वाली वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि दैनिक पाठ योजना किस तरीके से बनानी है। इस वाले वीडियो में हम जो विज्ञान विषय के लिए दैनिक पाठ योजना बनाएंगे, तो यहाँ पे हम विषय लिख लेंगे विज्ञान। दैनिक पाठ योजना विज्ञान विषय के लिए बनाएंगे और यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमें बनानी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं हम दैनिक पाठ योजना विज्ञान विषय के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें जिस भी विषय के बारे में बनानी होती है, जिस भी टॉपिक के ऊपर बनानी होती है, उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय का नाम, यानी विद्यालय का नाम लिखना होता है। उसके बाद दिनांक लिखनी होती है, जैसे आज की दिनांक 21 अप्रैल 2023। तो इस तरीके से हमें डेट लिखनी होती है। फिर हमें कालांश लिखना होता है कि हमारा कौन सी कालांश है। तो यहाँ पे हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अवधि लिखनी होती है। तो हम क्या, जैसे कि हम 9th और 10th के लिए बना रहे हैं तो हम लगभग 35 मिनट या फिर 45 मिनट लिख सकते हैं। जैसे 35 मिनट यहाँ पे हम अवधि ले लेंगे, जो हमारा कालांश है उसकी 35 मिनट अवधि ले लेंगे। फिर हमारी कक्षा हो जाएगी 9th कि हम 9th का कोई भी टॉपिक बना रहे हैं। विषय हमारा विज्ञान हो जाएगा। और प्रकरण हम आज जो इस वाली वीडियो में हम जो प्रकरण लेने वाले हैं वो है दाब, विज्ञान विषय का दाब, प्रेशर। उसके ऊपर हम लेसन प्लान बनाने वाले हैं। तो ये हमारा जनरल विवरण कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमें लिखने होते हैं विशिष्ट उद्देश्य लिखने होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य को लिखने के लिए हमें एक टेबल बनानी होती है। तो हमें इस टेबल में 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। तो ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वाला कॉलम बड़ा रखेंगे, विशिष्ट उद्देश्य वाला छोटा रखेंगे और क्रम संख्या वाला, जिसके अंदर हमें क्रम देना होता है 1 2 3 4, इस तरीके से रखेंगे। अब हम लिखने वाले हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले क्रम संख्या, फिर विशिष्ट उद्देश्य, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी जो हमारा उद्देश्य है उससे संबंधित जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या है उसके बारे में लिखेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला विशिष्ट उद्देश्य होता है, पहले नंबर का होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो हमारा जो लेसन प्लान बनाने का पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इससे हम देखेंगे छात्र दाव के बारे में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। तो यह हो गया हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला। और दूसरा, छात्र दाव से संबंधित ज्ञान का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। तो ये दोनों के दोनों ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गए, यानी हम छात्रों के अंदर ये वाला व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षित करते हैं। तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में ये 2 पॉइंट लिखने हैं, किसके लिए, विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक के लिए। अब इसके बाद करेंगे हम इसका अगला विशिष्ट उद्देश्य। अगला विशिष्ट उद्देश्य लिखना है हमें अवबोध। अवबोध के लिए हमें 2 पॉइंट लिखने होते हैं, जैसे कि छात्र दाब के विभिन्न रूपों की तुलना कर सकेंगे और छात्र दाब के विभिन्न रूपों का वर्णन कर सकेंगे। यानी कि इस लेसन प्लान के बाद छात्र ये दोनों काम करने में सक्षम हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम तीसरा विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है ज्ञानोपयोग। उसके अंदर लिखेंगे छात्र दाब से प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और दूसरा, छात्र दाब से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। यहाँ पे व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे और दैनिक जीवन में, यानी उस ज्ञान का व्यवहारिक रूप से उपयोग करेंगे और दैनिक जीवन में जो रेगुलर जो यूज होता है वो कर सकेंगे। उसके बाद हमें अगला देखेंगे कौशलात्मक। तो छात्र दाब से प्राप्त ज्ञान का कुशलता से उपयोग कर सकेंगे। और दूसरा है छात्र दाब के बारे में मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से बता सकेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा अभिरुचि। अभिरुचि में देखेंगे छात्र दाब के बारे में अभिरुचि ले सकेंगे और छात्र दाब को कंठस्थ में संकलित कर सकेंगे। फिर इसके बाद अगला लेंगे हम अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में लिखेंगे छात्र दाब को समझने में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित कर सकेंगे और छात्र दाब के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। तो इस तरीके से हमारे 6 विशिष्ट उद्देश्य होते हैं और सभी विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित 2 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने होते हैं। तो जितने भी हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं साइंस के, जितने भी लेसन प्लान हैं उनके अंदर सभी के अंदर हमें ये 6 के 6 विशिष्ट उद्देश्य बनाने होते हैं और उनसे संबंधित अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन 2 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने होते हैं। तो अब तक हमारे 2 चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं, एक तो जनरल परिचय और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। फिर इसके बाद हमें करना होता है लेसन प्लान के अंदर हमें कौन कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग करेंगे। तो उससे अगला पॉइंट होता है सहायक सामग्री। तीसरे नंबर पर जाती है सहायक सामग्री। तो इसके अंदर लिखेंगे हम चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। तो ये हमारी सहायक सामग्री में आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। चौथे नंबर पर आ जाएगा पूर्व ज्ञान।
पूर्व ज्ञान में लिखेंगे हम छात्र दाब के बारे में पूर्व जानकारी रखते हैं, इस तरीके से हम पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमें बहुत ध्यान से बनानी होती है, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर जो प्रश्न होते हैं वो कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से देखें किस तरीके से बनानी है हमें प्रस्तावना। तो यहाँ पे वही 3 कॉलम बनाने हमें, एक टेबल बनानी है 3 कॉलम वाली। पहले में क्रम संख्या, दूसरी होती है छात्र अध्यापक क्रिया, और तीसरा होता है छात्र छात्रा क्रिया वाला कॉलम होता है। ये वाला कॉलम हमें बड़ा रखना होता है, ये वाला कॉलम वही क्रम संख्या के लिए, और यहाँ पे जो छात्र उत्तर देंगे वो लिखना है। इसके अंदर हमें कम से कम 3 या फिर अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। और इन प्रश्नों के अंदर जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा कि प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, पानी, तो छात्र जवाब देंगे पानी। अब अगला प्रश्न हमें इसका जो उत्तर होता है पहले प्रश्न का, उसी का यूज़ करते हुए अगला प्रश्न पूछना होता है। जैसे कि यहाँ पे पानी उत्तर आया था, तो अगले प्रश्न में हम पानी से स्टार्ट करेंगे, पानी के उबलने पर क्या बनती है। यानी कि जो पानी उत्तर आया था इसी का यूज़ करते हुए ही हमें अगला प्रश्न बनाना होता है। यानी इन प्रश्नों के बीच में तारतम्यता होती है कि एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर होता है दूसरा प्रश्न उसके उत्तर से बनाना होता है। फिर दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा तो तीसरा प्रश्न उसके उत्तर का यूज़ करते हुए बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न हो जाएगा पानी के उबलने पर क्या बनती है, तो छात्रों की क्रिया होगी भाप। फिर हम भाप से प्रश्न बनाएंगे कि भाप पदार्थ की कौन सी अवस्था के अंतर्गत सम्मिलित है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम गैसीय अवस्था। फिर हमारा इससे अगला प्रश्न हो जाएगा फोर्थ, गैस किस कारण संपीड़ित होती है, तो हम लिखेंगे दाब के कारण। अब हमारा टॉपिक दाब था, तो हमें लास्ट वाला प्रश्न इस तरीके से पूछना है कि वो दाब से संबंधित ही प्रश्न हो। तो जैसे कि अब हमारा 5वां प्रश्न है कि दाब से आप क्या समझते हैं। यानी कि हमें इन प्रश्नों को पूछते हुए जो हमारा टॉपिक है उस पर आना होता है। यानी हमें स्टार्टिंग ऐसे प्रश्न पूछने होते हैं, पहला प्रश्न पूछेंगे, फिर उसका उत्तर का यूज़ करते हैं हम दूसरे प्रश्न पूछेंगे, और पूछते पूछते हमें कम से कम 3 प्रश्न और अधिक से अधिक हमें 5 प्रश्न, यानी कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 प्रश्न पूछने हैं। और हमें लास्ट प्रश्न जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड पूछना होता है, यानी घुमा फिरा के हमें अपने टॉपिक पे आना होता है यहाँ पे। तो दाब से आप क्या समझते हैं, इसका प्रश्न बच्चे नहीं देंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम समस्यात्मक। फिर इसके बाद हमें उद्देश्य कथन लिखना होता है। फिर उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे उद्देश्य कथन, या फिर इसको हम पाठ्य भी सूचन भी बोलते हैं, दोनों में से हम किसी भी एक शब्द का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर हम बोलेंगे कि बच्चों आज हम दाब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से हमें उद्देश्य कथन लिखना होता है। इसी तरीके से हम सभी जो लेसन प्लान है उसके अंदर लिखेंगे, वहाँ पे बस केवल लिख देंगे यहाँ पे दाब है, तो अगर दूसरा लेसन प्लान किसी और नाम से, ऊर्जा नाम से, तो यहाँ पे ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। और इस तरीके से हमें उद्देश्य कथन लिखना होता है। इसके बाद हमें जो शिक्षण विधियों का लिखना था, कौन कौन शिक्षण विधियों का प्रयोग हम इसके अंदर करेंगे। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि और प्रदर्शन विधि। इसके बाद अगला आता है प्रस्तुतिकरण, या फिर इसको हम पाठ का विकास भी बोलते हैं, पाठ का विकास। ये वाली हेडिंग लगा के लिखना है। अब यहाँ पे हमें वापस 4 कॉलम बनाने होते हैं, मतलब अब हमारी टेबल बड़ी वाली टेबल बनेगी जो पूरे पेज के अंदर चलेगी। तो यहाँ पे हम 4 कॉलम की वाली टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम रहेगा हमारा अध्यापन बिंदु, दूसरा रहेगा हमारा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा कॉलम रहेगा हमारा छात्र क्रिया, और चौथा कॉलम रहेगा हमारा श्यामपट्ट सार। तो इस तरीके से हमें 4 टेबल बनानी होती है, 4 कॉलम बनाने होते हैं। और अब इसके अंदर हमें जो भी हमें टीचिंग करानी, जैसे दाब के बारे में हमें जो पढ़ाना है उसके संबंधित हमें कम से कम नहीं, लगभग हमें 3 टॉपिक, 3 अध्यापन बिंदुओं के ऊपर ये बनाना होता है। तो इस वाली वीडियो में मैं 2 बिंदुओं के ऊपर बना के बताऊंगा, बाकी 1 बिंदु आप खुद भी बना सकते हैं, आप स्वयं बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहला जो शिक्षण बिंदु लेंगे वो लेंगे दाब का परिचय। तो दाब का परिचय के बारे में अब वापस वही हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, यानी छात्र अध्यापक क्रिया में हमें पहले लिखना है विकासात्मक प्रश्न है। इसके अंदर वही हमें 3 प्रश्न पूछने होते हैं, और दाब के परिचय से संबंधित ही 3 प्रश्न पूछने होते हैं, ताकि हमें इसको स्टार्ट कर सके। तो पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा भाप कौन सी अवस्था होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे गैसीय अवस्था। फिर गैस किस वजह से संपीड़ित होती है, दाब की वजह से। फिर तीसरे दाब से आप क्या समझते हैं, यानी अब हमें हमारा टॉपिक से संबंधित, यानी हमें क्वेश्चन पूछते हुए हमें अपने टॉपिक के ऊपर जाना होता है। तो फिर हम लिखेंगे दाब से क्या समझते हैं। दाब हमारा यहाँ पे शिक्षण बिंदु, दाब का परिचय। तो यहाँ पे छात्र मौन लिखेंगे क्योंकि छात्र इसका जवाब देंगे नहीं। तब हम लिखेंगे इसका प्रस्तुतिकरण। फिर प्रस्तुतिकरण के अंदर अब हमें दाब के परिचय से संबंधित बच्चों को जो इसके बारे में बताना वो लिखेंगे कि सबसे पहले हम परिभाषा बताएंगे कि किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। ये हमने इसकी परिभाषा लिख दी। और इससे दाब के परिचय के बारे में और भी जो भी चीज़ें हैं वो सब के सब हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है, और इसको संकेत रूप में P बराबर F अपॉन A से लिखते हैं। यहाँ पे F लिख देंगे कि F यहाँ पर बल होता है,
और ए यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है जिसके ऊपर बल आरोपित होता है वो वाला क्षेत्रफल होता है, और एफ हमारा आरोपित बल होता है। और पी से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। और दाब हमारी अदिश राशि होती है, दाब का मात्रक पास्कल होता है। और इससे आगे जितने भी हमारे इसके बारे में जो भी जानकारी है वो सब लिखेंगे यहाँ पे। किसी दिए गए बल के मान के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो आरोपित दाब कम होगा, क्षेत्रफल कम हो तो आरोपित दाब कम नहीं, यहाँ पे अधिक आएगा। आरोपित दाब अधिक होता है क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से हमने दाब का परिचय लिख लिया यहाँ पे। फिर अब दाब का परिचय कंप्लीट होने के बाद हमें बोध प्रश्न पूछने होते हैं। बोध प्रश्न हमने जो अभी तक ऊपर पढ़ा है उसी के अंदर से हमें 3 या 4 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न पूछने होते हैं। तो यहाँ से हम पहला प्रश्न पूछेंगे, दाब का सूत्र लिखिए, क्योंकि जो हमने ऊपर अभी तक ये प्रस्तुतिकरण में जो भी बताया था उसी के अंदर से हमें 2 प्रश्न बनाने होते हैं। तो पहला दाब का सूत्र लिखिए, पी बराबर बल बटा क्षेत्र लिखेंगे छात्र क्रियाओं के अंदर, और दूसरा लिखेंगे हम दाब सदिश राशि है या अदिश राशि। तो इसके लिए आंसर दे देंगे हम अदिश राशि। और जो हमारा भी श्यामपट्ट सार है उसी के अंदर जब हम ये सब चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उस टाइम पे जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं उसको हम श्यामपट्ट सार पे यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि जब हम पढ़ाएंगे तो बच्चों को लिख के बताएंगे पी बराबर एफ अपोन ए, तो ये हम वहाँ पे लिखेंगे पी एक अदिश राशि है। जब ये सारी चीज़ें हम जब बोर्ड पे बच्चों को लिख के बताते हैं तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड चिपकाएंगे और उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे वहाँ पे। यानी श्यामपट्ट सार वाले इस वाले कॉलम के अंदर हमें एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड चिपकाना होता है, मार्केट में मिलता है, काला ब्लैक रंग की जो कार्ड शीट होती है वो मिलती है, उसको ला के इसके ऊपर इसके जैसे छोटा सा एक ब्लैक बोर्ड काट के यहाँ पे चिपकाना होता है और उसमें ये सब चीज़ें लिखनी होती है जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो। फिर ये इस तरीके से हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसी के लिए दूसरा जो शिक्षण बिंदु है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अब दूसरा शिक्षण बिंदु हमें दाब, हमारा जो लेसन प्लान चल रहा है दाब से संबंधित लेसन प्लान चल रहा है, तो हमें दाब के लिए ही दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे। तो दूसरा शिक्षण बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, दाब के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। अब इसके लिए वही वापस हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने हैं, और विकासात्मक प्रश्न पूछते हमें वापस अपने टॉपिक पे जाना होता है। जैसे पहला प्रश्न है कि न्यूटन किसका मात्रक है, आंसर हो जाएगा बल का। फिर दूसरा प्रश्न हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल क्या होता है, तो सब बता देंगे कि दाब होता है। फिर तीसरा, दाब के दैनिक जीवन में क्या अनुप्रयोग है। तो इस तरीके से हमें प्रश्न पूछते हैं अपने टॉपिक के ऊपर पहुंचना होता है। तो 3 प्रश्न पूछने के बाद यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम मौन, यानी छात्र इसका जवाब देंगे नहीं तब हम इसको मौन लिख देंगे। फिर हमें इसका वापस यहाँ पे मौन होने के बाद हमें प्रस्तुतिकरण देना होता है, तो यहाँ पे हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। ये सब के सब जो चीज़ें लिख रहे हैं हम छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दाब के दैनिक जीवन में निम्न अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग निम्न है, तो हम इसके अनुप्रयोग बताने होते हैं क्योंकि छात्र ये वाला हमारा टॉपिक था इसी के अंदर लिखने हैं। तो इसका पहला अनुप्रयोग हो जाएगा कील का सिरा नुकीला होना, चाकू की नोक का नुकीला होना, ये हमारे अनुप्रयोग हो जाएंगे। तीसरा हो जाएगा तलवार की धार का पतला पे या पहना होना, और चौथा हो जाएगा भारी वाहनों के टायर मोटे व चौड़े होना। इन सब का कारण क्या है, इन सब का कारण यह है कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। इससे हमें पता चल जाएगा दाब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वन क्षेत्रफल के, यानी जो अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब हमारा घटेगा। तो यहाँ से हम इनको बता भी सकते हैं कि अतः क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक लगेगा, इसलिए कील चाकू तलवार आगे से किनारे पर पतले होते हैं ताकि हमारा बल अधिक लगे, यानी दाब अधिक लगे इसलिए हम उसको आगे से पतला करते हैं। फिर बता देंगे टायर चौड़े इसलिए होते हैं ताकि दाब कम लगे, क्योंकि जो उसके अंदर अगर दाब अधिक होता है, जैसे ट्रक बड़े वाहन अधिक वजनदार होते हैं तो उनका दाब अधिक होता है, तो उस दाब को कम करने के लिए उसके टायरों को हम चौड़ा बनाते हैं। फिर इसके लिए हम बोध प्रश्न पूछेंगे। जब हमारी ये प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसी से संबंधित हम बोध प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पे वो दो बोध प्रश्न पूछेंगे। पहला बोध प्रश्न हो जाएगा दाब किसके समानुपाती होता है, तो बच्चे जवाब देंगे बल के, तो छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे हम बल के। दूसरा हो जाएगा हमारा चाकू की नोक नुकीली की होती है, तो इसमें लिख देंगे जिससे कि दाब का मान बढ़ जाए। तो इस तरीके से हमारे 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें एक और शिक्षण बिंदु बनाना होता है। कम से कम नहीं, लगभग हमें 3 शिक्षण बिंदुओं के ऊपर लेसन प्लान बनाना होता है। बाकी अगर नहीं भी बनाया तो हम 2 से भी हमारा लेसन प्लान बना सकते हैं, 2 भी हमारे लिए पर्याप्त होते हैं। बाकी जनरली हमें 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। फिर ये शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है कि हमें पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न पूछने होते हैं। अब मूल्यांकन जो प्रश्न होते हैं वो सभी प्रकार के होंगे। उसके अंदर एक हमारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एक हमारा फिल इन द ब्लैंक्स वाला होगा यानी रिक्त स्थान की पूर्ति वाला होगा, एक प्रश्न हमारा सत्य सत्य वाला भी हो सकता है। इस तरीके से ये 2
3 तो हमारे छोटे प्रश्न हो सकते हैं, फिर उसके अलावा एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछेंगे, एक अति लघु उत्तरात्मक और एक निबंधात्मक। इस तरीके से हमें इन सभी का यूज़ करते हैं टोटल 5 प्रश्न, लगभग 5 या 6 प्रश्न पूछने होते हैं। तो यहाँ पे हम पूछेंगे, जैसे पहला प्रश्न है कि दाब को किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सेकंड ऑप्शन पी, थर्ड ऑप्शन डी, फोर्थ ऑप्शन एफ। फिर अगला प्रश्न हो जाएगा दाब एक खालिस्तान राशि, यहाँ पे हम लिखेंगे अदिश या फिर सदिश। अब इन दोनों में से हमें इस ब्लैंक को भरना है। फिर तीसरा प्रश्न हो जाएगा हमारा दाब की परिभाषा लिखिए, और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कील का सिरा नुकीला क्यों होता है, कारण बताइए। इसका हमें कारण लिखना होता है। फिर हमारे जब पुनरावृत्तीय मूल्यांकन प्रश्न पूर्ण होने के बाद हमें गृह कार्य लिखना होता है। बच्चों को गृह कार्य क्या देंगे उसका बारे में लिखना होता है। तो गृह कार्य हमें 2 प्रश्न या फिर 1 प्रश्न लिखना होता है। तो यहाँ पे प्रश्न 1 दे रखा है कि दैनिक जीवन में दाब के अन्य अनुप्रयोग लिखिए। तो यह बच्चों के लिए गृह कार्य हो जाएगा। इस तरीके से हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। और जो ये वाला लेसन प्लान है, इसकी PDF आपको इसकी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।